बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। इससे पहले के टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो भी हम आज इनको इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि फैराडेज लॉ और लेंज लॉ पढ़ने के लिए हमें ये पता होने ही चाहिए। लेंज लॉ से हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और इसी में ही काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने में। तो चलिए हम इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं पहले फ्लक्स और ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों, इसके बारे में हम बस इतना ही ध्यान देंगे कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया और अ सरफेस। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही है। इनको देख के हमें ये भी पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई एरिया लाया जाएगा, ऐसे कोई एरिया लाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगी। अब इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, मींस थीटा की वैल्यू इस टाइम पर 0 है, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स इससे क्रॉस होगा। तो फाई इज इक्वल टू बी, और यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, उसको लिखते हैं हम बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो जिस टाइम पर थीटा 0, सबसे ज्यादा फ्लक्स इससे पास होता है। और अगर हम इसको जैसे ऐसे रखा हुआ है, सबसे ज्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है, इसको हम ऐसे रोटेट करते जाएंगे तो जो फील्ड लाइन इससे पास हो रही है उनका नंबर कम होता जाएगा, मतलब ये फ्लक्स जो है ये भी डिक्रीज होता जाएगा। और ऐसे कर देंगे तो अब इससे कोई लाइन पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90, और थीटा 90 तो कॉस 90 0, मतलब फ्लक्स भी 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया और सरफेस। अब अगर बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चेंजिंग, मतलब कि वेरिएबल हो, टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही हो, तो हम इस फ्लक्स को इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं, बी डी ए या बी डी एस भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। पर हमने ये जो डी ए है वो क्या किया है कि जो भी इसमें हमने कोई एक एरिया लिया हुआ है किसी भी शेप का, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। ठीक है, एलिमेंट्री एरिया ले लिया है, और हम देखते हैं कि उस एलिमेंट्री एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, और फिर इसी को इंटीग्रेट करके हम नेट फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी है ये, जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट वेबर है। और अगर हम इसको टेस्ला की टर्म में लिखें तो क्या होगी ये यूनिट, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, जिसमें हमें इतना समझ में आना चाहिए कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो किसी सरफेस से या कॉइल से पास हो रहा है। एक चीज और कि ये फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है। तो हमने देख लिया 0 तो थीटा 90 के लिए ये हो ही गया था, और बाकी ये अभी पॉजिटिव है 0 के लिए। तो नेगेटिव कब होगा, तो बच्चों अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, मतलब जैसे ये है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसको ऐसे कर लेते हैं कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब ये जो सरफेस है ये ऐसे मुड़ी हुई है, तो अगर उधर की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की हमने पॉजिटिव ली है तो इधर की डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव। तो इधर वाली सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब एरिया वेक्टर आएगा तो उस टाइम पर फ्लक्स नेगेटिव होगा। और ये होता है किसी कर्व्ड सरफेस के लिए, या फिर जैसे किसी क्यूब में, क्यूबॉइड के अंदर मैग्नेट रखी हुई हो, तो फील्ड लाइन इधर से जाएंगी नॉर्थ से और साउथ से एंटर करेंगी, तो उस केस में टोटल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है, 0। ओके, तो ये फ्लक्स के बारे में काफी हमने रिवाइज कर लिया। अब देखते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट जो है उसमें ये देखा गया कि फ्लक्स, समझ आ गया हमें फ्लक्स क्या होता है,
पर अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जैसे पहले सबसे ज्यादा फील्ड लाइन पास हो रही थी तो फ्लक्स मैक्सिमम था, अब अगर ये ऐसे हम घुमा रहे हैं तो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है वो हमें फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। इन्होंने क्या किया कि एक कॉइल ली और उस कॉइल में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि इसमें कोई करंट डेवलप हुआ है या नहीं। और फिर एक बार मैग्नेट इसके पास लाई गई, सपोज इसका नॉर्थ पोल पास में लाया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे ऐसे निकल रही है, नॉर्थ पोल है इसका, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो जब इस मैग्नेट को मूव कराया जाएगा, मतलब इस कॉइल के पास में लाया जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो कॉइल्स हैं उससे पास होने वाली फील्ड लाइन का नंबर इंक्रीज होगा। जैसे दूर है मैग्नेट तो कम लाइन इसमें एंटर कर रही है, जैसे जैसे पास लाएंगे ज्यादा लाइन एंटर करके जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब जब फ्लक्स में चेंज हुआ तो इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट डेवलप हो गया, जो इस गैल्वेनोमीटर से पता चला। इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, इसको पास लाए, इसने डिफ्लेक्शन शो किया, इसको दूर ले गए तो इसने फिर से डिफ्लेक्शन शो किया। जितनी देर ये मैग्नेट स्टेशनरी है कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कंप्लीटली इनसाइड है कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इधर से इसको ऐसे निकाल लिया गया फिर से डिफ्लेक्शन आ गया। तो मींस इंड्यूस करंट कब डेवलप हो रहा है, जब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो क्या पता चला, फ्लक्स क्या है ये हमें समझ आ गया। फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस करंट डेवलप होता है। मींस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर बना, और इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो मींस इंड्यूस करंट है। ईएमएफ की वजह से ही तो करंट फ्लो होता है ना। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट भी फ्लो होगा। तो इसमें एक इंड्यूस करंट डेवलप हो गया, किस वजह से, फ्लक्स में चेंज की वजह से। अब उन्होंने, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कॉइल की जगह सोलेनॉइड ले लिया। सोलेनॉइड भी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है, तो जब वो सोलेनॉइड को मूव कराया गया ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे ही सेम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। फिर थर्ड में उन्होंने क्या किया कि कोई ऐसे मूवमेंट नहीं कराना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फ्लक्स में चेंज चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको रिलेटिव मोशन की वजह से ही डेवलप किया जाए फ्लक्स में चेंज को। एक और तरीका भी है, क्या, कि इसके पास एक दूसरी कॉइल ऐसी ले ली, यही सोलेनॉइड लिया, और इस सोलेनॉइड में एक की लगा दी। यहाँ पर क्या है, ये एक की है। अब इस की को टैपिंग की लिया गया, यहाँ पर ये ली गई टैपिंग की, ठीक है। अब जब इस की को ऐसे प्रेस करेंगे तो करंट फ्लो होगा, तो मींस सोलेनॉइड से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। लेकिन जितने भी एम्पियर का करंट फ्लो होगा वो 0 से स्टार्ट होकर उतने एम्पियर तक पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लेगा ना। तो मींस उतने टाइम में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का नंबर है ये भी चेंज होगा, मतलब पहले कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और जैसे करंट मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट चेंज हुआ, कौन सा, जो इससे पास हो रही है ना, मींस फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज हुआ, वापस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। अब इसको की को रिलीज किया, फिर क्या होगा, मैक्सिमम से 0 पे आएगा करंट, और जितनी देर में ये करंट चेंज होगा उतनी देर फिर फ्लक्स चेंज होगा, और जब तक फ्लक्स चेंज होगा उतनी देर तक फिर से करंट फ्लो होगा। तो फैराडे ने ये देखा कि जितनी देर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, चाहे किसी भी वजह से चेंज हो, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट अगर चेंज हो रहा है या फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उतनी देर करंट प्रोड्यूस होता है, और इस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि किसी भी तरीके से अगर फ्लक्स में चेंज कराएंगे तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और इस वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी कॉइल से, किसी भी लूप से लिंक्ड फ्लक्स अगर चेंज किया जाए किसी भी तरीके से, तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, एंड हेंस एक इंड्यूस्ड करंट वहां पर गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा, मींस इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा।
इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस फिनोमेना को। तो यहाँ तक का हमने पहले पढ़ लिया था, आज हमने इसको रिवाइज कर लिया है। अब देखते हैं फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वही फैराडेज लॉ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ and hence induced current due to the change in flux is called electromagnetic induction। यही फैराडेज लॉ है। बस क्या है फैराडेज लॉ में ये बता दिया गया है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग the magnitude of ठीक है। तो फैराडेज लॉ को हम कैसे ऐसे स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ का ये डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी है, इसको हम डी फाई बाय dt भी लिख सकते हैं जब हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लेंगे, कि मतलब जो हमें फ्लक्स दिया हुआ है वो ऐसा है कि टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हम इसको डी फाई बाई डी टी की टर्म में लिखेंगे। मीन्स फाई अगर हमको कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, 4t³ प्लस t² माइनस t, कुछ इस तरह से अगर हमें दिया हुआ है तो इस तरह का फ्लक्स मतलब t की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही है, तो उस टाइम पर हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, तो डी फाई बाय डी टी लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, फैराडेज लॉ। ठीक है, अब ये फैराडेज लॉ में हमें ये तो पता चल गया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कितना होगा, कितना होगा, डी फाई बाय डी टी होगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चला कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे ये लूप है तो अब इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो करंट इसमें ऐसे भी फ्लो हो सकता है, ऐसे भी फ्लो हो सकता है ना। करंट की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकती है इसके लिए, तो कौन सी डायरेक्शन होगी वो इसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बताया फिर लेंज लॉ में। तो लेंज लॉ से क्या पता चला डायरेक्शन के बारे में, कि जो डायरेक्शन है इस ईएमएफ की वो क्या होगी, माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, या फिर हम क्या लिखें माइनस डी फाई बाय डी टी। ये हो गया लेंज लॉ। क्या फर्क है दोनों में, जस्ट एक माइनस साइन का फर्क है बस, और इस माइनस साइन से ही डायरेक्शन पता चल जाएगी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस नेगेटिव साइन से कैसे लेंज लॉ में हमें डायरेक्शन पता चल रही है, ये माइनस साइन शो कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके की होगी कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर सके। चेंज इन फ्लक्स मतलब अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करे कि ना इंक्रीज हो, मतलब उसे डिक्रीज करने की कोशिश करे, और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये कोशिश करे कि ये डिक्रीज ना हो, उसको इंक्रीज करा जाए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये माइनस साइन जो है एक्चुअल में क्या बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके की होगी कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज किया जा सके। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये पता ही है कि जो फ्लक्स में चेंज है उसी की वजह से तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यहाँ पर उसी की वजह से तो इंड्यूस्ड करंट है। मतलब हमने शुरू से अभी तक क्या पढ़ा है कि फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं तो करंट नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इंड्यूस करंट है ये फ्लक्स में चेंज को ही अपोज कर रहा है, मतलब अपने होने के कॉज को, जिस वजह से करंट है उसको ही अपोज कर रहा है, मतलब कॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस उसको ही अपोज कर रहा है। तो अब लेंज लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
या फिर इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो अब इससे हमको इतना तो क्लियर हो गया लेंज लॉ से कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो अपोज हो। अब हम इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट ही किए ना, तो हम फर्स्ट वही ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, कैसे कॉइल ली और इस कॉइल में लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर और यहाँ एक बार मैग्नेट ली। इस बार मैग्नेट को इसके पास लाया गया। तो जब कॉइल के पास लाए इसको, मतलब नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं, फिर हम देखेंगे साउथ पोल को पास लाने से क्या होता है। नॉर्थ पोल को जब हम पास लाए तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं उनका नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो जब हम इसे पास लाएंगे तो पहले बस इतनी ही फील्ड पास हो रही थी, फील्ड लाइंस। जब और पास लाएंगे तो ये दोनों भी इससे क्रॉस होने लगेंगी। मतलब कि जो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब जब ये फ्लक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो जो इसमें करंट डेवलप होगा, इंड्यूस करंट जो इसमें बना वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कैसी बनाएगा कि इस फील्ड को अपोज कर सके। यही तो हमने पढ़ा ना कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है। अब चेंज इन फ्लक्स क्या है, इंक्रीजिंग फ्लक्स है। यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये कैसा करंट बनाएगा कि इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो इस वाली फील्ड को अपोज करे। जैसे ये फील्ड इस तरफ है तो ये कैसी फील्ड बनाएगा, इस तरफ वाली कि एक, जैसे सपोज ये है B1, B1 की डायरेक्शन ये है, तो इससे जो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, सपोज वो B2 है तो वो क्या करेगा, इधर बनाएगा B2। अब क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है तो जो B नेट आया वो क्या हो गया, B1 माइनस B2, मीन्स वैल्यू ये B नेट की कैसी हो गई, डिक्रीज हो जाएगी ना। B नेट जो है वो पहले से कम हो जाएगा। तो अब अपोजिट में फील्ड बनाने के लिए कौन सी करंट, इसको किस डायरेक्शन में करंट को बनाना होगा वो देखते हैं। इधर लाए तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। हमेशा राइट हैंड जो है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, क्योंकि ये जो रूल है थंब रूल वो कौन सा है, राइट हैंड। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखेंगे हम कि फील्ड जो इस मैग्नेट की है वो इधर है और ये अपोज करने के लिए इधर फील्ड बनाएगा, थंब की डायरेक्शन में इधर फील्ड बना रहा है और इधर फील्ड बनाएगा तो करंट किससे रिप्रेजेंट होगा, फिंगर के कर्ल से। किससे रिप्रेजेंट होगा, फिंगर के कर्ल से। अब बताओ तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इस तरह से। ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पर हम बनाए तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है ना, ऐसे। और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हम ऐसे लिखते भी है ना, यस। अब हमें दोनों चीज समझ में आ गई क्या, एक तो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, दूसरा ये कि इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा अपोज करने के लिए। ये भी तो एक कॉइल है ना, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये खुद से एक सोलेनॉइड बन जाएगा। तो मीन्स इधर नॉर्थ पोल बन गया। इधर नॉर्थ बनने का मतलब है कि हम बता ही सकते हैं इधर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। तो जब किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लाया जाएगा तो उस साइड नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा, क्योंकि पास ला रहे हैं, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसे अपोज करना है। अपोज करने के लिए डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा और यहाँ पर फिर नॉर्थ पोल ही बन जाएगा। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया कि किसी कॉइल के पास अगर नॉर्थ पोल लाया जाएगा तो उधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जैसे ये तो पूरी कॉइल है, एक सिंगल लूप है ये सिर्फ, और इसी तरह से ऐसे बार मैग्नेट को ला रहे हैं तो क्या होगा, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है इंक्रीज होगा। तो मीन्स ये डायरेक्शन कौन सी बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, ये है ऐसे जैसे लूप, तो इसमें इस तरीके की डायरेक्शन बनेगी। ये इसका ये वाली साइड है और ये वाली साइड इसकी ये है, ऊपर की साइड। इसको जनरली जब दिखाते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं ना, ये दिखाना है हमें कि ये नीचे है, तो हम इसके ऊपर से ऐसे लाइन पास करा देते हैं कि ये वाली साइड ऊपर है, ये नीचे है। फिगर में आपको बुक में इस तरीके का ही बना हुआ मिलेगा
कि यहाँ पर फिर डॉट डॉट दिखा देते हैं और यहाँ से लाइनें डार्क पास कराते हैं। मीन्स ये वाली साइड ऊपर है, ये साइड ऐसे नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ। तो इस साइड कौन सा पोल बनेगा? साउथ। इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कौन सा पोल बना? नॉर्थ। इधर कौन सा पोल बना? साउथ। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से अब समझ के कर पाएंगे। वैसे उसकी भी वीडियो अपलोडेड है उस क्वेश्चन की, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही सबसे ज़्यादा डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, तो अब आप खुद से भी उनको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज वीडियो से देख के आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इधर की साइड नॉर्थ पोल बना और इधर साउथ पोल बन गया। ठीक है, तो ये तो हमारा केस हुआ जब नॉर्थ पोल पास ला रहे हैं। क्या वो अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाया जाए? तो ये हम फिर से ऐसे ही बना लेते हैं कि सपोज ये है एक, हमने सिंगल ही लिया हुआ है लूप, ऐसे कॉइल भी ले सकते हैं, लूप कुछ भी, सब में हम डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ला रहे हैं साउथ पोल को पास में, इधर नॉर्थ पोल है, मैग्नेट पलट दी हमने, साउथ पोल पास लाएंगे तो भी क्या होगा? जब इसको पास लाया जाएगा तो अब की बार फील्ड लाइन इस तरीके की है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं तो चेंज हुआ है ना, पहुंच रही है साउथ पोल पे, जैसे नॉर्थ से निकल रही थी साउथ पे पहुंच रही है। तो पास लाने पे जो लाइन का नंबर इससे क्रॉस होगा वो तो इंक्रीज ही होगा ना, तब भी इसको पास ला रहे हैं तो अब ये ज्यादा लाइन इससे पास होने लगेंगी, मींस फ्लक्स इंक्रीज होगा। और जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या करेगा? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे डायरेक्शन होगी करंट की कि इसको अपोज कर सके, मतलब फ्लक्स को डिक्रीज कर सके। इसी से ही समझ लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। साउथ पोल पास लाए, साउथ पोल पास लाए तो पास लाने पर फ्लक्स बढ़ रहा है और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो इधर है, तो ये उसको कम करने के लिए इधर की फील्ड बनाएगा और इधर की फील्ड बनाएगा। थंब को इधर रखा हमने, मतलब ये वाली डायरेक्शन। अब ये वाली डायरेक्शन से देखें हम ऐसे, इस तरीके से, ये कौन सी डायरेक्शन है? कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मीन्स इस साइड कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ पोल। और डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो इसमें इस वाली साइड पर जो है, ये वाली साइड पर यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज, ऐसी वाली ये डायरेक्शन। और इसलिए पोल कौन सा बनेगा? साउथ पोल। तो इस साइड साउथ पोल बनेगा। तो नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं तो नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, साउथ पोल को पास ला रहे हैं तो साउथ पोल डेवलप हो रहा है। अब इसका रिवर्स भी देख लेते हैं कि अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? फील्ड डिक्रीज होगी। इसको भी फिगर से समझ लेते हैं। ये हम पहले ऐसे ही कॉइल बना ले रहे हैं, गैल्वेनोमीटर है, बार मैग्नेट है। इस बार क्या कर रहे हैं? नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, तो जब इसको दूर ले जाएंगे तो इससे पास होने वाली फील्ड कम हो जाएगी, मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो अब ये उसको बढ़ाना चाहेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फील्ड अब ये बनाएगा। तो दूर ले जाने से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए करंट की डायरेक्शन वही होगी कि फील्ड इधर ही बने। तो फील्ड किधर बननी चाहिए? इधर, है ना, ये डायरेक्शन है तो इधर ही फील्ड बननी चाहिए। और इधर के लिए फिर हम कैसे लेंगे इसको? ये ऐसे, इस तरीके से। कौन सी डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज। तो अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस साइड फिर यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। मींस जब मैग्नेट को पास ला रहे थे तो उतनी देर यहाँ नॉर्थ पोल बना हुआ था, और जब इसको दूर ले जा रहे हैं तो पोलैरिटी तुरंत चेंज हो गई। दूर ले जाने पे अब यहाँ पर साउथ पोल बन गया। तो जब नॉर्थ पोल पास लाए तो नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ पोल दूर ले जा रहे हैं तो साउथ पोल बना। नॉर्थ पोल पास लाने से नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ पोल दूर ले जाने से साउथ पोल बना। नॉर्थ पोल पास लाने से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल दूर ले जाने से डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंड वाइस वर्सा। अब मतलब साउथ पोल को दूर ले जाएंगे तो आप इजीली बता सकते हो कि साउथ पोल पास लाए थे तो साउथ पोल ही बन रहा था, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। तो साउथ पोल को दूर ले जाने पर नॉर्थ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। ठीक है ना, ये आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं। एंटी क्या है? ये एन, और क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज के लिए बनता है,
तो बाकी हमारे जो जितने भी टोटल कितने केस हैं 4, कौन कौन से? नॉर्थ पोल पास लाए, नॉर्थ पोल दूर ले गए, साउथ पोल पास लाए, साउथ पोल दूर ले गए, 4 केस बने हमारे। तो नॉर्थ पोल पास लाए तो क्या बना यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल बन गया। नॉर्थ पोल दूर ले गए तो साउथ पोल बन गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। साउथ पोल पास लाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ पोल। साउथ पोल दूर ले गए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको चारों केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो हम किसी भी तरह की डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें हम उस तरह के क्वेश्चन, जैसे हमें दिया रहता है कि एक ही है। अभी तक क्या था कि हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात कर रहे थे। अब अगर ऐसा हो कि करंट इंक्रीज और डिक्रीजिंग हमें दिया हो, तो हम किसी लूप में, किसी रिंग में कैसे फाइंड करेंगे इंड्यूस करंट। तो जैसे हमें ये डायरेक्शन दी हुई है और बोला है इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अब इस लूप में बताओ क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की। तो जिस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रख लेंगे, ठीक है। ऐसे थंब को रखा और लूप की साइड देखे फिंगर का कर्ल किधर आ रहा है। तो लूप की साइड देखे तो फिंगर का कर्ल इधर की तरफ आ रहा है। ये कौन सी फील्ड हो गई? डॉट वाली फील्ड हो गई ना अंदर। कौन सी फील्ड हो गई? आउटवर्ड फील्ड, डॉट वाली। अब इंक्रीजिंग फील्ड है इसलिए ये क्या करेगा? अपोज करेगा। कौन सी फील्ड बनाएगा ये बनाएगा क्रॉस वाली फील्ड। ये जो लूप है ये कौन सी फील्ड बनाएगा? क्रॉस वाली फील्ड। और क्रॉस वाली फील्ड के लिए क्या करेंगे हम? क्रॉस वाली फील्ड क्या होती है? इनटू द पेज। तो थंब को कर दो इनटू द पेज। अब ये हो गई डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज। मतलब इस लूप में डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे पता चला? फिर से देख लेते हैं। इंक्रीजिंग करंट की डायरेक्शन में थंब रखें, फिंगर्स को रखें उस रिंग की साइड जिधर हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन होगी, और फिर देखें बाहर की तरफ ये आउट ऑफ द पेज है। तो अब लेंज लॉ से क्या होगा? ये अपोज करेगा। तो आउट ऑफ द पेज की जगह कैसे बनाएगा? इनटू द पेज। और इनटू द पेज डायरेक्शन लेते ही डायरेक्शन क्या आ जाएगी? क्लॉकवाइज। तो इसमें यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आ गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर रखा हुआ है कोई लूप, इसमें बताना है करंट कैसा इंड्यूस होगा। तो यहाँ ऐसे देखेंगे हम, फिंगर्स को किधर रखेंगे? जिस साइड लूप है उधर। ऐसे रखा। अब इसको ये ऐसे है ना, ऐसे मोड़ दिया तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है इधर? इनटू द पेज। ये क्रॉस वाली आ रही है। अब इंक्रीजिंग है करंट तो क्या करेगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, मतलब आउट ऑफ वाली। और आउट ऑफ बनाएगा तो थंब को आउट में रखो। कौन सी डायरेक्शन हो गई है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दी इसमें। डायरेक्शन लूप में इस तरह से देखने आ गई, इंक्रीजिंग वाली। अब अगर करंट डिक्रीजिंग है तो जस्ट हमें क्या करना है कि जिधर ये डॉट आ रहा था तो हमें डॉट की ही डायरेक्शन लेनी है। देख लेते हैं वो भी। इस एरो को हटा दिया हमने कि इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है। अब इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स यहाँ पर ये डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। अब कैसे देखेंगे? अब करंट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग के लिए ये आउट वाली, तो मतलब ये फील्ड किधर बनाएगा? आउट ही बनाएगा सपोर्ट करने के लिए। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इसमें? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे देख लेते हैं। अब जस्ट जो नीचे कोई रखा होगा तो उसको भी देख लेंगे कि डिक्रीजिंग करंट है ऐसे, तो इधर फील्ड बन रही है इनटू द पेज, तो ये भी इनटू द पेज ही फील्ड बनाएगा। और इनटू द पेज में थंब को रखो इनटू द पेज। क्या हो गई डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। तो आई होप कि आपको अब ये डायरेक्शन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।